गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और एसएससी जीडी की तैयारी में आप लोग जी जान से जुटे हुए होंगे। एक बार जितने भी साथी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और बच्चों, हम पढ़ रहे थे इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के उद्योग, और भारत के उद्योगों में बच्चों हम पढ़ रहे थे स्वतंत्रता के बाद देश में स्थापित किए गए आयरन स्टील फैक्ट्री, लो इस्पात कारखाने, जिसमें राउरकेला नाम का स्टील प्लांट मैं पढ़ा चुका हूं, भिलाई स्टील प्लांट में आपको पढ़ा चुका हूं। इसके अलावा मेरे दोस्त हम चर्चा करें तो एक आप लोगों को याद रखना है दुर्गापुर। दुर्गापुर लो इस्पात कारखाना। बच्चों, दुर्गापुर जो है ना, ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में है दुर्गापुर, है ना। और दुर्गापुर के अंदर जो आयरन स्टील फैक्ट्री है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्त कि ये जो आयरन स्टील फैक्ट्री है किसके सहयोग से स्थापित की गई? तो मेरे भाई आपको बोलना है ब्रिटेन देश के सहयोग से। ब्रिटेन देश के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको स्थापित किया गया था? तो दोस्त, इसको भी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। तो यह भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी तक मैंने स्वतंत्रता के बाद जो 3 आपको आयरन स्टील फैक्ट्री पढ़ाई है, वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। दुर्गापुर के बाद हम बात करेंगे बोकारो। बोकारो सुना है तुम लोगों ने? नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिएगा। बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट जो है मेरे दोस्त, वो कहाँ है सर? झारखंड के अंदर। अब आपका मन करेगा ये पूछने का कि सर बोकारो को भी क्या किसी देश ने सहायता की है स्थापित करवाने में? बिल्कुल की है मेरे भाई। बोकारो नाम का जो स्टील प्लांट है ना, इसको सोवियत संघ, यूएसएसआर जिसे बोलते हैं, सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया है। हम बात करें तो कौन सी पंचवर्षीय योजना? तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मेरे दोस्त इसको स्थापित किया गया था, बोकारो स्टील प्लांट को। सर जी, सिलेबस कब खत्म होगा? बेटा, सिलेबस तो फोन बंद करने के बाद ही खत्म होगा। जब तक तुम फोन चलाओगे, RWA का नोटिफिकेशन डेली आता रहेगा, आपको क्लास लगानी पड़ेगी। ये जरूर आप लोग ध्यान रखें, ठीक है? याद रखोगे? हाँ। ठीक है बेटा, ये इंग्लिश में ही लिख रखा है, देखो, स्टील प्लांट। स्टील जो है ना, ये इंग्लिश का वर्ड है। अब इसको यदि मैं ऐसे लिख दूंगा तो तुम खुश हो जाओगे। तुम्हें ये पता होना चाहिए, स्टील प्लांट ऐसे ही तो लिखा जाता है इंग्लिश में। बच्चों, हिंदी तो इसकी क्या बनेगी? इस्पात कारखाना।
मैंने हिंदी में तो लिखा ही नहीं है दोस्त। हाँ देखो, इस्पात बोलता मैं इसको, फैक्ट्री को कारखाना बोलता। क्या बात करते हो यार तुम लोग। हैं? इंग्लिश में ही लिखा है मैंने ये। क्या बात है। पूर्वज वगैरह कहीं इंग्लैंड वगैरह से, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी तो नहीं थे यार तुम्हारे घर वाले? बहुत ज्यादा प्यार करते हो यार तुम लोग इंग्लिश से। इंग्लिश आनी चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन हिंदी इंग्लिश से पहले आनी चाहिए, ये और भी अच्छी बात होगी। चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर। तो ये हमारा है मेरे दोस्त स्टील की जो फैक्ट्रियां हैं। अब हम बात करेंगे एल्यूमिनियम उद्योग की। ये लीजिएगा भाई, इंग्लिश मीडियम वाले नाराज नहीं करेंगे भाई। मेरे को सबसे ज्यादा जो हाई लगेगी ये इंग्लिश मीडियम वालों को लगेगी। बहुत दुखी हैं ये मेरे से। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। मैं तो बोलता हूं कि तुम्हारी शादी भी कहीं इंग्लैंड जैसे देश में होनी चाहिए। जब वो इंग्लिश बोलेगी ना बेटा, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि हमारे वाली तो इंग्लिश इंग्लिश में ही शामिल नहीं है। फिर तुम बोलोगे यार हिंदी ही अच्छी है। घर में भी तुम ऐसे ही बात करते हो क्या? हैं? मान के चलिएगा आपको आपके भाई को बुलाना हो तो इंग्लिश में ही बोलते होंगे सारे के सारे, हे ब्रो कम हेयर, ऐसे बोलते हो तुम? गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे बोलते हो? चलेगा भाई, मजाक कर रहा हूं, तुम बुरा मत मान जाना। आ जाओ, पहला कारखाना पढ़ते हैं, फर्स्ट फैक्ट्री। प्रथम कारखाना। इन 1937, 1937 के अंदर जेके सिटी, आसनसोल, वेस्ट बंगाल। ठीक है ना? तो 1937 के अंदर पहला कारखाना मेरे दोस्त स्थापित किया गया था। ठीक है? किसका? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का पहला कारखाना यहां स्थापित किया गया। उसके बाद हम बात करेंगे स्टैब्लिश फैक्ट्री, स्थापित कारखाने, और कौन कौन से कारखाने स्थापित किए गए हैं। बच्चों सबसे पहला कारखाना आप लोगों को यहां पर याद रखना है, कौन सा? बाल्को। बाल्को। सर जी ये बाल्को क्या है? बेटा बाल्को की फुल फॉर्म होगी भारत एल्यूमिनियम कंपनी। भारत एल्यूमिनियम कंपनी। ठीक है? तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी जो है ये 1965 के अंदर स्टैब्लिश हुई थी। और मेरे दोस्त सहायता किसने की थी? सोवियत संघ ने। रूस हमारी हमेशा से सहायता करते आया है बच्चों। यूएसएसआर की सहायता से, यूएसएसआर की हेल्प से हमने भारत एल्यूमिनियम कंपनी 1965 के अंदर बच्चों स्थापित की। अब सर स्थापित कहाँ की? तो मेरे दोस्त ये कंपनी है कोरबा नाम की जगह के ऊपर।
और कोरबा कहाँ है गुरुजी? कोरबा पड़ता है बहुत दूर। कितना दूर पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है दोस्त। कोरबा कहाँ होगा? कोरबा होगा सर छत्तीसगढ़ में। बालको के बाद सर जी, बालको के बाद इससे मिलता जुलता नाम है नालको। क्या है मेरे दोस्त? नालको। नालको को हम बोलेंगे नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी जो 1981 1981 के अंदर मेरे दोस्त स्थापित हुई। और भाई आपसे कोई पूछ ले कि कौन से देश ने हेल्प की थी, तो फ्रांस वाले भी हमारी सहायता करते आए हैं। यूरोप महाद्वीप का देश फ्रांस, जिसकी कैपिटल पेरिस आप पढ़ते हैं। तो फ्रांस देश के सहयोग से हमने नालको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी को स्टैब्लिश किया 1981 के अंदर। नालको को सर कहां पर स्थापित किया गया है दोस्त? बताइएगा फटाफट। नालको, नालको कंपनी जो है कहां है? ये एक जगह पड़ती है दामनजोड़ी। सुनी है तुमने? नहीं सुनी है तो अब सुन लीजिएगा। दामनजोड़ी नाम की जगह पड़ती है। सर जी कहां पर? उड़ीसा में। उड़ीसा तो सुना होगा, बिल्कुल सुना है। नालको, नालको के बाद बेटा हम बात करेंगे हिंडाल्को। अच्छा, छत्तीसगढ़ से हो? बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई। अब हिंदी मीडियम वाले छेड़ने लगे कि सर हिंदी में लिखो। तुम्हें पता है छेड़खानी की कौन सी धारा लगती है? घर बैठे बैठे तुम ऐसे छेड़ोगे तो बेटा भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा लगती है? राम सर से पूछना पड़ेगा। हिंडाल्को, हिंडाल्को क्या होगा? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। हिंदुस्तान मेरी जान, ये तो हमने कल बोला था ना 26 जनवरी को। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी मेरे दोस्त 1958 1958 के अंदर स्थापना हुई इसकी, हिंडाल्को की। और तुम्हें यह पता होना चाहिए कि भाई ये कहां पर है हिंडाल्को? रेणुकूट। सर जी ये रेणुकूट नाम की जगह कहां है? सोनभद्र जिले के अंदर है मेरे दोस्त रेणुकूट। उत्तर प्रदेश वाले जितने भी भाई बहन क्लास में जुड़े हुए हैं, नाम बहुत अच्छा है रेणुकूट। रेणुकूट सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है अपना, बड़ा प्यारा सा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। हिंडाल्को की स्थापना यहां हुई है। सर जी इसकी स्थापना क्या किसी देश के सहयोग से हुई? बिल्कुल, बिना सहयोग के तो हम कुछ करते ही नहीं है दोस्त। यूएसए के सहयोग से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने हमारी सहायता की। अमेरिका भी हमारी सहायता कर देता है क्या? आजकल तो नहीं कर रहा बच्चों। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, सारा दिन मुंह फुलाए रहते हैं, भारत के ऊपर बड़ा गुस्सा रहते हैं, पता नहीं क्या कर दिया। लगता है मेरे को नरेंद्र मोदी ने गुदगुदी करती है ना डोनाल्ड ट्रंप के। चलेगा भाई। अब फटाफट नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर इनसे सवाल पूछा जाता है क्या? बेटा और क्या पूछा जाएगा इनसे? अब ये पेपर में ही तो आएंगे, ऐसा थोड़ी है कि किसी की शादी में दहेज के रूप में आएंगे ये क्वेश्चन। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंडाल्को के बाद हम बात करेंगे इंडाल्को। कितना आसान है देखो, हिंडाल्को, इंडाल्को, बाल्को, नाल्को,
इंडाल्को, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी। ठीक है बेटा, 1938 1938 के अंदर स्टैब्लिशमेंट हुई इसकी। कौन से देश ने सहारा लगाया सहायता की? कनाडा देश ने। और ये इंडाल्को जो है कहां पर? जेके नगर के अंदर। और जेके नगर मेरे दोस्त कहां पर? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर। अब एक हम पढ़ेंगे मालको। देखो कितने अच्छे अच्छे नाम है, मजा आ रहा है ना, बोलने में मजा नहीं आता? मालको, इंडाल्को, इंडाल्को, नालको, मालको। मालको का मतलब मैसूर। एल्यूमिनियम कंपनी। मजा आ रहा है ना बच्चों बोलते हुए? एक बार बोल के बताओ इसको, क्या बोलोगे तुम इसको? मालको, इंडाल्को, ठीक है। सर जी जो मैसूर एल्यूमिनियम कंपनी मालको बोलते हैं, ये कब स्टैब्लिश हुई थी? 1965 के अंदर। हाँ बहुत बढ़िया। सर जी इटली देश ने सहयोग किया था। एक बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, ये पक्का अब की बार वर्दी पहनेगा। इटली देश के सहयोग से। आपकी क्लास में मैं एक बात बताऊं, अभी तक मैंने आपको ये बात बताई नहीं है, मैंने जानबूझकर आपको ये बात नहीं बताई। एक बार लिखो बताओ, फिर मैं तुम्हारी क्लास के बारे में एक बात बताऊंगा जो मैंने नोट की है अभी तक। बच्चों कहां पर है ये? मैसूर मतलब कर्नाटक, ठीक है ना। आपने मैटूर डैम सुना होगा ना, मैटूर, बिल्कुल वही मैटूर डैम के पास है ये। सेलम नाम की जगह, तमिलनाडु। सभी बच्चे पूछेंगे तभी बताऊंगा, ऐसे नहीं बताने वाला। सारे के सारे बच्चे, इतनी बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं, हजारों संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं, वो कमेंट तुम्हारे आ रहे हैं सैकड़ों की संख्या में। तो बेटा ऐसा नहीं है कि बाकी पूछना ही नहीं चाहते तो हम बताएंगे नहीं ऐसे फिर। मालको के बाद आ जाओ वेदांता। चलो इसको तो हिंदी में लिख दूं, वेदांता, ठीक है ना। 1976 के अंदर, 1976। और जर्मनी देश ने मेरे दोस्त सहायता की थी। जर्मनी देश के सहयोग से इसे स्थापित किया गया। सर कहां है वेदांता? मेरे दोस्त ये है, नाम तो है बहुत अटपटा, झारसुगुडा। बच्चों इतनी खतरनाक जगह कहां है? सर उड़ीसा में है। झारसुगुडा कहां है? उड़ीसा के अंदर। हाँ अब मैं बताता हूं, मैं बता क्या रहा था, मैं ये भूल गया यार। हाँ ये बता रहा था मैं कि बच्चों
जितने भी बैच मैंने अभी तक आरडब्ल्यू पढ़ाए हैं ना, सबसे जबरदस्त बैच मेरे को आपका लगा है। क्यों लगा है? एक तो जितने बच्चे स्टार्टिंग की क्लास में जुड़े हुए थे, अंत तक सारे के सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। दूसरा क्या है कि आप बहुत अच्छी तैयारी किए बैठे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ आंसर दे देते हैं, जिनमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी होते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि भाई मैक्सिमम बच्चा जो है ना इस बैच से सिलेक्ट होने वाला है। ठीक है। और एसएससी जीडी का सम्मान समारोह एक तो अपना कल है, और अगला जो एसएससी जीडी का सम्मान समारोह होगा तो तुम सारे के सारे खपीटर बच्चे जितने भी हैं सिलेक्ट होके उस सम्मान समारोह में आगे वाली कुर्सियों पे बैठे हुए नजर आएंगे मेरे को। ठीक है ना? हाँ, तो मैंने ये एक ऑब्जर्व किया है कि भाई बहुत ही अच्छे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। अब मेरे को पता है कुछ बच्चों को यकीन नहीं होगा, वो खुद के ऊपर ही डाउट करेंगे यार कि मैं इतना अच्छा तो नहीं हूं, सर क्यों बोल रहे हैं मेरे को इतना अच्छा। इस बात से भी जलन है उस बच्चे को कि भाई हमें अच्छा क्यों बोला जा रहा है, हम है ही नहीं अच्छे। है ना? ऐसे भी बच्चे होंगे कुछ जो अपने ऊपर डाउट, कुछ तो शीशे के सामने पहुंच गए होंगे कि यार जैसा सर ने तारीफ किया है ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। जो प्रतिभा होती है ना वो खुद को नहीं दिखाई देती, वो दूसरे को दिखाई देती है, सामने वाले को दिखाई देती है हमेशा। ठीक है? हाँ, तो आपकी प्रतिभा को मैंने पहचान लिया है, तो ये समझ लीजिएगा कि आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिएगा और अगले सम्मान समारोह में तुम सारे के सारे बच्चे आगे वाली कुर्सियों पे बैठे हुए नजर आएंगे। ठीक है? तो यहां तक हम कवर कर चुके हैं। 5-7 उद्योग और मैं आपको पढ़ा देता हूं, उसके बाद हम मेरे दोस्त अगला टॉपिक जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। फटाफट नोट कीजिएगा, नोट करने के बाद डन लिखिएगा दोस्त। हाँ, कल आपकी क्लास नहीं होगी दोस्त। बिल्कुल, एक बच्चा पूछ रहा है कल क्लास होगी सर, कल क्लास बिल्कुल नहीं होगी। चलेगा। कुछ अन्य उद्योग और हम पढ़ते हैं। अन्य प्रमुख उद्योग हम पढ़ते हैं। ठीक है? अन्य प्रमुख उद्योगों में एक तो आपसे पूछा जाएगा ताला उद्योग। ताला उद्योग, भाई साहब जो ताला बनाते हैं ना वो ताला तोड़ना भी जानते हैं। और जो ताला उद्योग है ये कहाँ का फेमस है बच्चों? अलीगढ़ का। भाई कोई बच्चा अलीगढ़ से जुड़ा हुआ है क्या? इतने अच्छे ताले बनाते हो तो 5-6 ताले भेजना भाई, यहाँ हमारे चोरी होना शुरू हो चुका है हरियाणा में। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है ना, मजबूत ताले भेजने हैं भाई साहब, कोई अलीगढ़ से जुड़ा हुआ हो तो। ठीक है? उसके बाद कांच उद्योग या ग्लास इंडस्ट्री बोल देंगे, कांच को ग्लास बोल देते हैं। या बच्चों कांच की चूड़ियां भी जो महिलाएं पहनती है ना कलाई में, बैंगल्स जिनको हम बोलते हैं, ग्लास बैंगल्स। ठीक है? अच्छा, अलीगढ़ से हो तुम सारे के सारे, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो आपके यहाँ अच्छे ताले बनते हैं क्या? ताला ऐसा चाहिए कि चोर ना तोड़ पाए किसी भी सूरत में। कांच की चूड़ियां जो है बच्चों ये फिरोजाबाद, फिरोजाबाद से कौन कौन जुड़ा हुआ है मेरे साथ? और फिरोजाबाद कहाँ है दोस्त? उत्तर प्रदेश में। ठीक है? उसके बाद आ जाता है इस्पात उद्योग, यानी कि स्टील के लिए सबसे ज्यादा कौन जाना जाता है? भिलाई, छत्तीसगढ़ का भिलाई। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ के अंदर। तो यहां कौन सा उद्योग याद रखोगे? स्टील उद्योग आप लोग याद रखेंगे।
सर जी बरेली, बरेली भी किसी के लिए फेमस है क्या? अब हम बात कर देंगे बेटा औषधि उद्योग से संबंधित। औषधि उद्योग, औषधि उद्योग के लिए कई जगह फेमस है, जैसे ऋषिकेश फेमस है ना। ऋषिकेश औषधि के लिए फेमस है। ऋषिकेश कहाँ है? गंगा नदी के किनारे है सर। बेटा स्टेट कौन सा होगा? उत्तराखंड होगा। और एक जगह महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है, पिंपरी। पिंपरी महाराष्ट्र, ठीक है। इसके बाद बच्चों जूट इंडस्ट्री, जूट उद्योग, पश्चिम बंगाल। इसके अलावा हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर उद्योग। सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा कहां बनते हैं बच्चों देश में? सर जी कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। सॉफ्टवेयर सिटी ऑफ इंडिया इसे बोलते हैं ना बेंगलोर को। दूसरे नंबर पे नाम आता है चेन्नई का। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई दूसरे नंबर पे है सॉफ्टवेयर बनाने के मामले में। यहां पर हम बात करेंगे हैंडलूम। या बुनकर उद्योग। भाई साहब इसमें हमारे हरियाणा का नाम आता है। वाह भाई वाह, मौज कर दी है। कहीं तो हमारे हरियाणा का नाम आया यार। हैंडलूम या बुनकर उद्योग पानीपत, मौज कर दी भाई, वाह भाई वाह। देखो अपने स्टेट का कोई भी शहर का जब नाम सुनते हैं तो एक अलग ही खुशी मिलती है ना। जैसे पानीपत का नाम सुनकर मेरे को खुशी मिली है, वाह भाई वाह। तो पानीपत हरियाणा हैंडलूम या बुनकर उद्योग के लिए जाना जाता है। उसके बाद इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री। इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री, भाई साहब इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री जो है ना, ये पेराम्बूर के अंदर है, पेराम्बूर। और पेराम्बूर नाम की जगह है लाडले बच्चों तमिलनाडु के अंदर। कहां है? तमिलनाडु के अंदर। सर जी बिहार में क्या है? बिहार में हमारे बिहारी भाई हैं भाई। और क्या होगा बिहार में? बिहार में हमारे बिहारी भाई बहन हैं। सर जी आपकी इंस्टाग्राम आईडी बताओ। वाह भाई वाह, क्या करेगा इंस्टाग्राम आईडी का? दिल्ली में तेरे को मिल तो जाता हूँ यहाँ 1 बजे, तो यहीं पर बातें कर लिया कर मेरे साथ तू, हैं? चलेगा भाई। तो ये अपना छोटा सा टॉपिक आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कवर करा दिया है। इतना सा ही आपको करना होता है, ठीक है। एमपी में क्या है? अच्छा एमपी में क्या है, एमपी में तुम्हें बताऊं मैं, तो आर्मी के ट्रक बनते हैं बेटा। आर्मी के ट्रक, आर्मी के ट्रक देखेगा। आप लोग भी जीडी में भर्ती होके, मेरे दोस्त, इन ट्रकों में बैठ के जाओगे तुम? बिल्कुल जाएंगे सर। आर्मी वालों में तो नहीं बैठ के जाओगे तुम, ठीक है ना। आप लोगों के लिए बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी के ट्रक अलग से होंगे। तो आर्मी के ट्रक को यदि आप ध्यान से देखोगे ना, ठीक है, चलते ट्रक के सामने आके मत देख लेना बेटा, ठीक है। हाँ रुके हुए ट्रक के सामने जाके देखोगे तो वहां पर लिखा मिलेगा आगे की तरफ, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर। और जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। एक यहां पर क्या बनता है भाई? अखबारी कागज।
अखबारी कागज के लिए एमपी जाना जाता है, ठीक है ना। चलेगा, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं बच्चों एक जबरदस्त टॉपिक की, हेडिंग डालिएगा। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे, डेली मेरे पास मैसेज भी कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे भी टेलीग्राम पे भी मैसेज कर देते हैं कि सर जी सौर मंडल कब पढ़ाओगे। आ जाओ मेरे दोस्त, सौर मंडल ही पढ़ेंगे। सौर मंडल किसका पार्ट है? ब्रह्मांड का पार्ट है। ब्रह्मांड को क्या बोलते हैं? यूनिवर्स बोलते हैं। तो ब्रह्मांड का मतलब भगवान ब्रह्मा के द्वारा रचित संसार, दुनिया, उसी को हम ब्रह्मांड बोलते हैं। मैं आपसे पूछ लूं बेटा कि क्या होता है ब्रह्मांड, तो कई बच्चे तो पता नहीं क्या क्या बोल देंगे। तुम रहने दो, मैं ही बताऊंगा क्या होता है ब्रह्मांड, ठीक है ना। तुम लोगों को नहीं बोलना, क्या पता तुम क्या छाप दोगे। हाँ, मैं बताऊंगा तुम्हें कि क्या होता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का मतलब होता है छोटे से छोटे कण से लेके बड़ी से बड़ी आकाश गंगाओं का समूह, उसी को हम क्या बोलेंगे? ब्रह्मांड बोलेंगे, ठीक है। तो मैं लिख दूं यहां पे, लिख दो सर, लिखिएगा फिर। छोटे से छोटे, छोटे से छोटे कण से लेकर, छोटे से छोटे कण से लेकर बड़ी से बड़ी आकाश गंगा। अब इंग्लिश मीडियम वालों ने मुंह फुला लिया होगा, क्योंकि आकाश गंगा तो हमारे दिमाग में गई ही नहीं, क्या होती है आकाश गंगा। तो छोटे से छोटे कण से लेके बड़ी से बड़ी आकाश गंगाओं का समूह। तो मेरे भाई बहनों जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, आकाश गंगाओं को बोलते हैं गैलेक्सी। क्या बोलते हैं? गैलेक्सीज बोलते हैं। लीजिएगा, मैं अब थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिएगा। हाँ, बहुत बढ़िया भाई। तो छोटे सा छोटा जो डस्ट पार्टिकल होगा, उससे लेके बड़ी से बड़ी जो गैलेक्सीज होंगी बच्चों, उन सभी को जहां हम शामिल करेंगे, उससे क्या बनेगा? ब्रह्मांड बनेगा। कोई भी चीज जो आपने पढ़ी हो, सुनी हो, ना पढ़ी हो, ना सुनी हो, यदि वो कहीं पर भी है मेरे दोस्त, तो वो हमेशा ब्रह्मांड में ही काउंट की जाएगी। ब्रह्मांड से बाहर मेरे दोस्त कुछ है ही नहीं। सारी चीजें, चाहे आपने वो देख रखी है या नहीं देख रखी, सुन रखी है या नहीं सुन रखी, मेरे दोस्त वो सारी की सारी चीजें ब्रह्मांड के अंदर ही लाइज करती हैं, ठीक है। तो छोटे से छोटे कण से लेके बड़ी से बड़ी आकाश गंगाओं का जो समूह है दोस्त, इसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं। लेकिन बच्चों जरूरी नहीं है कि डेफिनेशन एक ही हो। इसकी एक और डेफिनेशन है, और अच्छे से मैं तुम्हें समझाऊं तो, अस्तित्वमान द्रव्यमान, अस्तित्वमान द्रव्यमान वह ऊर्जा का अच्छा, द्रव्यमान को क्या बोलेंगे? फिर ये इंग्लिश मीडियम वाले मुंह फुलाएंगे। एक मिनट रुको भाई, द्रव्यमान को बोल देंगे भाई मास, ठीक है ना। द्रव्यमान और ऊर्जा, मेरे दोस्त ऊर्जा को क्या बोलेंगे? एनर्जी बोल देंगे, है ना। अस्तित्वमान द्रव्यमान और ऊर्जा का सम्मिलित रूप ब्रह्मांड कहलाता है। अभी समझाऊंगा, तुम मुंह मत फुलाओ, एक मिनट रुक जाओ तुम, ठीक है। हाँ, तो बेटा मुंह मत फुलाओ, अभी समझाऊंगा, बस लिख रहा हूं, एक बार तो समझा के चलूंगा मैं तुम्हें। अब देखिएगा बच्चों, इसका मतलब है कि कोई भी चीज, चाहे हमने देखी हो या ना देखी हो, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो और कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हम उसी चीज को ब्रह्मांड में काउंट करेंगे यदि उस चीज का कोई ना कोई मास हो, यानी कि द्रव्यमान हो।
और उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी भरी हो। तो कोई भी ऐसा पार्टिकल, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो उस डस्ट पार्टिकल का भी तो कोई ना कोई मास होता है, चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो। और मेरे दोस्त, उसके अंदर एक एनर्जी भी भरी होती है, चाहे वो कितनी ही बड़ी ना हो क्यों ना हो। तो बच्चों, कोई भी पार्टिकल जिसका कोई मास होगा, कोई ऊर्जा उसके अंदर भरी होगी, उसी को हम ब्रह्मांड में काउंट करेंगे। ठीक है ना, उसी को हम ब्रह्मांड में काउंट करेंगे। अब आप बोलोगे कि सर फिर ब्रह्मांड में काउंट हम किसको नहीं करेंगे? तो बेटा मैं बहुत अच्छा एग्जांपल तुम्हें देता हूं। अब आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी शादी हो रखी है? मेरे हिसाब से कोई नहीं होगा, है ना। इतनी अच्छी किस्मत कहाँ हमारी सर, बिना नौकरी कोई आ जाए घर में रिश्ता लेके, है ना। तो बेटा देखिएगा, यदि आपकी शादी हुई होती और आपकी पत्नी की लड़ाई हो जाती, तो आप उसको क्या बोलते प्यार से? भूतनी बोलते, या और ज्यादा प्यार आ जाता तो चुड़ैल बोलते। बस ठीक है, यहीं तक बच्चों लास्ट रहती है स्टेज। तो भूतनी और चुड़ैल आप क्यों बोलते हो अपनी पत्नी को? नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी पत्नी 50 से 60 किलो की है मेरे दोस्त। ठीक है, उसका क्या है? मास है। ठीक है, उसके अंदर एक एनर्जी भी भरी हुई है, और ऐसी एनर्जी भरी हुई है कि यदि तुम नहीं रुकोगे तो तुम्हारा सिर सार पक्का फूटेगा। ठीक है, तो बेटा आप उसे भूतनी चुड़ैल बोल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भूतनी के अंदर एक एनर्जी भरी होती है, भूतनी के अंदर कोई भी द्रव्यमान नहीं होता। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि भाई मैंने 60 किलो का भूत देखा, मैंने 100 किलो का भूत देखा, मैंने 80 किलो के भूत को भागते हुए देखा। नहीं, आप डायरेक्ट बोलते हो मैंने भूत देखा, मैंने चुड़ैल देखी। ठीक है ना, हालांकि शादीशुदा ही बोलते हैं ऐसी बातें, लेकिन फिर भी चलो किसी को इस तरीके की बातें हो जाती हैं। तो बच्चों, भूत जो होता है ना, उसका कोई मास नहीं होता, उसके अंदर एक एनर्जी जरूर होती है जिसको हम नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं, और वो नेगेटिव एनर्जी अपने शरीर की पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर हावी हो जाती है। इसलिए हम थोड़ा सा डर जाते हैं, और डर को ही भूत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूत बोलते हैं। तो इसका मतलब जो भूत है ना, उसको हम ब्रह्मांड में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छा दे दिया है आप लोगों को। तो अब आगे से आप अपनी चुड़ैल को, सॉरी, आप अपनी पत्नी को कभी भी बच्चों ऐसे शब्दों से नहीं पुकारेंगे, है ना। हाँ, घरेलू हिंसा का केस भी हो सकता है यदि इस तरीके की बातें आपने कर दी तो। बस तुम्हें समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है। द्रव्यमान और ऊर्जा का सम्मिलित रूप, ठीक है, यदि मास नहीं है उसको ब्रह्मांड में काउंट नहीं करेंगे हम। ठीक है, चलेगा। अब बच्चों हम बात करें कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, या हम बात करें कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या कहलाएगा। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्त? तो ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है सर कोस्मोलॉजी। कौन सी लॉजी? कोस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाएगा? कोस्मोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि भाई ब्रह्मांड कितना बड़ा होता है, देखिएगा मेरे दोस्त, ब्रह्मांड के बारे में अच्छे से खोज नहीं हुई है, रिसर्च नहीं हुई है। अलग अलग लोगों का ब्रह्मांड को लेकर अलग अलग विचार है, अलग अलग राय है। हाँ बिल्कुल सही है। तो बच्चों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ये तो बाद में पढ़ेंगे। पहले आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है, इस उत्पत्ति के बारे में जानकारी देने वाला कौन सा सिद्धांत, कौन सी थ्योरी है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानकारी देने वाला सिद्धांत या हम थ्योरी बोलेंगे। तो मेरे दोस्त, ये थ्योरी कौन सी होगी? ये आपकी बिग बैंग थ्योरी होगी।
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा सिद्धांत है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य से पर्दा उठाने में हमारी सहायता करता है। तो आप बोलेंगे बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी बच्चों, जिसे हम बोलते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। बताया गया है कि जिन पदार्थों से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ये पदार्थ पहले एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। जहां जुड़े हुए थे बच्चों, वहां का वॉल्यूम बहुत कम था, जिसके कारण वहां बहुत बड़ा एक विस्फोट हुआ। उसको हम बिग बैंग बोल देते हैं, महाविस्फोट बोल देते हैं। और विस्फोट होने के कारण काले रंग के उच्च घनत्व वाले पदार्थों का निर्माण हुआ। फिर उन पदार्थों में विस्फोट हुआ तो बच्चों बड़ी संख्या में गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे तारे बने। उन तारों के आसपास आकाशीय पिंडों ने घूमना स्टार्ट कर दिया। उनको हमने प्लेनेट बोल दिया। प्लेनेट के चारों ओर जिन्होंने चक्कर काटना शुरू कर दिया, उनको हमने मेरे दोस्त क्या बोल दिया? सैटेलाइट बोल दिया, उपग्रह बोल दिया, है ना। तो बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत। आपसे पूछा जाएगा कि ये सिद्धांत, ये थ्योरी जो है ना, ये किसने दी है? गिवन बाय, ये सिद्धांत दिया है बच्चों एक पादरी, जिसका नाम है जॉर्ज एब लेमेंथियर। जॉर्ज एब लेमेंथियर। लेकिन बेटा इस सिद्धांत की जो व्याख्या की, जो इस थ्योरी के अंदर लिखा गया था, वो एक्सप्लेन किसने किया है? मेरे भाई रॉबर्ट वैगनर ने। रॉबर्ट वैगनर नाम का साइंटिस्ट था, जिसने मेरे दोस्त इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया 1967 के अंदर, 1967 में। जो बातें ब्रह्मांड को लेकर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर इस थ्योरी में लिखी गई थी, वो सारी की सारी बातें रॉबर्ट वैगनर ने लोगों के सामने रखने का काम किया था। ठीक है ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बच्चों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के जो रहस्य हैं वो कहां पर छिपे हुए हैं, ढूंढ के लेके आएंगे यदि अपने को पता चल गया तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य छिपे हुए हैं। भाई साहब, कहां छिपे हुए हैं? तो ये हिग्स बोसोन नाम के पार्टिकल हैं, उनमें छिपे हुए हैं। तो आपको याद रखना है दोस्त कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य किसमें छिपे हुए हैं? हिग्स बोसोन पार्टिकल के अंदर। ठीक है। अब जब हिग्स बोसोन पार्टिकल में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य छिपे हुए हैं और हमें यह पता लग गया कि भाई ब्रह्मांड जो है ना, ब्रह्मांड, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका मतलब हम भगवान को भी ढूंढ लेंगे, क्योंकि भगवान भी तो ब्रह्मांड में ही मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है बच्चों, हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अभी तक पता नहीं चला है कि कैसे उत्पत्ति इसकी हुई है, इसको लेकर कॉन्ट्राडिक्शन है। लेकिन जिस दिन अपने को पता लग गया ना दोस्त, तो समझ लीजिएगा हम भगवान को भी ढूंढ लेंगे कि कहां पर हमारे भोलेनाथ बैठे हैं, कहां पर हमारे हनुमान जी बैठे हुए हैं, कहां पर भगवान श्री राम बैठे हुए हैं। ठीक है ना, सभी भगवानों को हम ढूंढ लेंगे। इसीलिए मेरे दोस्त इस पार्टिकल को गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। मतलब एक तरीके से भगवान ही हम ढूंढ लेंगे यदि ये हिग्स बोसोन पार्टिकल अपने को मिल जाए तो। ठीक है ना, गॉड पार्टिकल। और गॉड पार्टिकल मेरे दोस्त, इसको नाम दिया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है लियान लैडरमैन। तो लियान लैडरमैन ने बोला इसको गॉड पार्टिकल कि भाई साहब यदि हिग्स बोसोन पार्टिकल मिल जाएगा तो हम भगवान ही ढूंढ लेंगे। तो इसका मतलब ये हिग्स बोसोन पार्टिकल जो है ना, अपने आप में भगवान कण है, गॉड पार्टिकल है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा मेरे दोस्त?
क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि बताइएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानकारी देने वाला सबसे अच्छा सिद्धांत, सबसे अच्छी जो थ्योरी है वो कौन सी है? आप बोलेंगे बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी किसने दी है? तो आप बोलेंगे जॉर्ज एबेलमेंटियर ने। आपसे पूछा जाए कि इसका जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, किसने की है? तो आप बोलेंगे 1967 के अंदर रॉबर्ट वैगनर ने मेरे दोस्त इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है मेरे दोस्त, फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य कौन से कण में छिपे हुए हैं? तो आपको बोलना है हिग्स बोसोन पार्टिकल में छिपे हुए हैं। और हिग्स बोसोन पार्टिकल को कौन सा पार्टिकल कहा जाता है? गॉड पार्टिकल। और इसको गॉड पार्टिकल बोला किसने है भाई साहब? आज तो मैंने बोला है, लेकिन पहले बोला था सबसे लियान लैडरमैन ने। किसने? लियान लैडरमैन ने। मजा आ रहा है तुम लोगों को पढ़ के? एक बार थम्स अप करेंगे सारे के सारे बच्चे। बोर तो नहीं हो रहे हो तुम लोग? हाँ, तुम एक बात से तो बोर हो सकते हो। हाँ, ये मेरा जो कोट है ना, जैकेट, इसको देख के, क्योंकि पिछले 5-6 दिन से लगातार इसी को देख रहे होगे तुम, है ना? है ना बच्चों? हाँ, पढ़ाई से तो तुम बोर नहीं हो रहे होगे, इतना तो मेरे को पक्का भरोसा है, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम लोग, और इंटेलिजेंट बच्चे कभी भी पढ़ाई से बोर होते ही नहीं है। चलो, एक दो बच्चा है सर बोर हो रहे हैं, बेटा तुम डॉक्टर को दिखाओ। हाँ, तो धरती के ऊपर डॉक्टरों का जो जन्म हुआ है ना, आप जैसों का इलाज करने के लिए ही हुआ है, क्योंकि हम तो बिल्कुल ठीक है, हम तो बोर होते ही नहीं है ना? तो तुम डॉक्टर को दिखाओ, वो भी सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, एक दो कस्टमर उनका भी होना चाहिए। चलेगा, आगे बढ़े फिर। चलेगा। तुम बहुत डायलॉग मारते हो यार। कई बच्चे तो ऐसे डायलॉग मारते हैं कि लगता है गलत लाइन में घुसाए हैं ना, इनको फिल्मों में जाना चाहिए था। बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग पेलते हैं ये। चलेगा, अब हम बात करेंगे ब्रह्मांड की। तो कई बार तो मेरे को लगता है कि ये जबरदस्ती गलत लाइन में घुसा दिए गए हैं। यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड, बच्चों इसका जो व्यास है वो कितना है? व्यास समझते हो तुम इंग्लिश मीडियम वालों? डायमीटर बोलते हैं इसको, जो रेडियस का डबल होता है। ठीक है ना? तो डायमीटर कितना है? 10⁻⁸ लाइट ईयर। तो आपसे कोई पूछ ले 10⁻⁸ लाइट ईयर मीन्स प्रकाश वर्ष। और दोस्त मैं आपसे पूछूं प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो आप बोलेंगे कि सर प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी। जब बच्चों प्रकाश एक साल में दूरी को तय कर रहा है, तो इसका मतलब प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट होगी? डिस्टेंस की यूनिट होगी। ठीक है ना? तो प्रकाश वर्ष जो होती है ना, ये जो लाइट ईयर है बच्चों, ये यूनिट ऑफ डिस्टेंस होती है, दूरी का मात्रक होता है। ये दूरी मापने के काम आता है। अब हम जमीन के ऊपर तो दूरी मीटर किलोमीटर में माप लेते हैं, लेकिन जब आसमान में देखेंगे तो मीटर किलोमीटर तो बहुत कम पड़ जाएंगे। इसलिए बच्चों मीटर किलोमीटर के ऊपर जो बड़ी यूनिट बनी वो लाइट ईयर बनी, प्रकाश वर्ष बनी। ठीक है ना? हाँ, दूरी की मात्रक होता है। अब जब दूरी का मात्रक है तो तुम्हारी जिज्ञासा बढ़ चुकी होगी ये क्वेश्चन पूछने के लिए कि सर जी फिर एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर या किलोमीटर होते हैं, क्योंकि हम तो दूरी मीटर या किलोमीटर में मापते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर,
या दोस्त 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है ना। तो सर क्या दूरी का सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष ही होता है? नहीं दोस्त, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी जो दूरी की यूनिट होती है ना, वो पारसेक होती है। दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक होगा मेरे दोस्त, पारसेक होगा, पारसेक। अब तुम्हारा मन ये भी करेगा कि सर जी एक पारसेक किसके इज इक्वल टू होता है? तो मेरे दोस्त एक पारसेक का मतलब होता है, ये सबसे बड़ी यूनिट होती है पारसेक दूरी की। और एक पारसेक का मतलब है मेरे भाई 3.26 लाइट ईयर। आज के लिए करते हैं इतना सा, बाकी मिलेंगे परसों। ठीक है, मजे मजे में कवर करेंगे मेरे दोस्त इस टॉपिक को। हाँ, बिल्कुल भी आप लोगों को मुश्किल नहीं लगेगा ये टॉपिक। ठीक है, सारे के सारे जो प्लेनेट होंगे, सैटेलाइट होंगे, एस्ट्रॉयड होंगे, मेट्रॉयड होंगे, कोमेट होंगे, सोलर एक्लिप्स होगा, मून एक्लिप्स होगा, ये सारी की सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, चलेगा बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।